जब से वह विदेश से लौटा था, उसने नज़र भरकर कियारा को नहीं देखा था। उसकी नज़रें प्यासी की प्यासी ही थीं। कितना बेचैन था वो उसकी एक झलक दिल में उतारने के लिए। लेकिन कियारा थी कि उसके सामने ही नहीं आना चाहती थी। और अब तो झुंझलाहट के मारे आर्यन का बुरा हाल था। आखिर यह लड़की खुद को समझती क्या है? रात को शहर से काफी लेट हवेली पहुंचा था। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में जा चुके थे। पता नहीं क्यों आर्यन को एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद कियारा उसका इंतजार कर रही हो। उसके इंतजार में उसने खुद भी खाना ना खाया हो। यह सोचते ही आर्यन के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई थी। वो बड़ी खुशी और उम्मीद में झूमता हुआ गाड़ी ड्राइव करके हवेली तक पहुंचा था। हालांकि वह चाहता तो रास्ते में ही कुछ खा सकता था, लेकिन भूख को बर्दाश्त करते हुए वह घर पहुंचा इसी इरादे के साथ कि आज वह कियारा के साथ रात का डिनर करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके सपने अधूरे के अधूरे रहने वाले थे। यह एक तरफा इश्क की आग थी जो उसके सीने में धड़क रही थी। शायद कियारा उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं करती थी, लेकिन वह अपने सपने के साथ अंदर दाखिल हुआ। गहरी खामोशी ने उसका स्वागत किया था। हॉल की बड़ी लाइट जलाता हुआ उसने इधर उधर नजर डाली, लेकिन सोफे खाली पड़े थे। किचन की लाइट भी बंद थी। उसने एक नज़र कियारा के रूम की तरफ डाली। कियारा के रूम की लाइट भी बंद थी और दरवाज़ा अंदर से बंद था। यानी वह सो चुकी थी। क्या उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं? हालांकि उसे अच्छी तरह पता है कि आज मैं देर से लौटने वाला था। सारे नौकर भी सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके होंगे। तो क्या वह मुझे खाना देने के लिए जाग नहीं सकती थी? उसके अंदर एक सन्नाटा सा उतरने लगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कियारा पर गुस्सा भी आया। वो जो भूख से बेहाल आया था, उसने खाना खाने का इरादा छोड़ दिया क्योंकि अब भूख मर चुकी थी। चुपचाप कमरे में जाकर फ्रेश होने के बाद वो बेड पर लेट गया। लेकिन नींद किस कमबख्त को आनी थी। कितनी ही देर तक वो करवटें बदलता रहा। कियारा का नाजुक वजूद ख्यालों में घूमता रहा। वो उसकी सिर्फ एक नज़र की मेहरबानी चाहता था और कियारा उस पर एक नज़र डालना गवारा नहीं करती थी। पता नहीं वह उससे इतना दूर क्यों भागती थी, उसे आज तक समझ नहीं आया। वह जितना उसके करीब होने की कोशिश करता, उतना ही वह उससे दूर भागती थी। उसे याद आया वो समय जब उसने कियारा के बगैर लंदन में गुजारा था। पूरे 10 साल वो लंदन में गुजार कर आया था। जब 18 साल का था तब हिंदुस्तान से लंदन चला गया था और अब 28 साल का होकर हिंदुस्तान वापस आया था। उसे याद है उसके दोस्त उसका कितना मजाक उड़ाते थे। यार आर्यन, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि अब तक तू किसी लड़की के करीब नहीं गया। तू इंसान है या कोई ब्रह्मचारी? हमें देख, हम भी तो मर्द हैं ना। हमें भी अपने पार्टनर की ज़रूरत महसूस होती है। क्या तुझे तेरे जज्बात परेशान नहीं करते? उनकी ऐसी बातें सुनकर वो अपने दोस्तों को झिड़क देता। मेरे सारे जज्बात, मेरी सारी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए है। अगर मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोचूं तो यह तो मोहब्बत में धोखाधड़ी होगी। इस बात से बेखबर वो कियारा की मोहब्बत का दम भरता कि कियारा ने तो उसे एक बार भी याद नहीं किया था। उसी की याद दिल में बसाया। उसने पूरे साल लंदन में काटे थे और जब लंदन से हिंदुस्तान आया तो एक नज़र कियारा को देखते ही जैसे अंदर तक तर हो गया था। अब तो उसे लंदन से आए हुए भी 12 दिन हो चुके थे और इन 12 दिनों में 12 मिनट की झलक भी उसने कियारा की नहीं देखी थी। सोचते हुए वह कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। आसमान पर सुबह ने हल्की सी रोशनी तानी हुई थी। चिड़ियों की चहचहाहट माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। दूर दूर कहीं बजती मंदिर में आरती की घंटी की आवाज़ कियारा के कानों को बहुत भली मालूम हो रही थी। एक अंगड़ाई लेते हुए वह बिस्तर से उठकर बैठी थी। कंबल हटाते हुए फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। उसको उसकी हमेशा से यही आदत थी। सूरज निकलने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती थी और वह सुबह सुबह फ्रेश होकर सबसे पहले भगवान जी की आरती करती। इस वक्त भी वह नहा धोकर फ्रेश होकर आई और भगवान जी के चरणों में जाकर बैठ गई। उसके मन को बड़ा ही सुकून मिलता था। इस वक्त भी सुबह की आरती करने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसका मन हल्का हो गया है। सर पर दुपट्टा रखे हुए ही वह जैसे ही बाहर निकली कि उसे ठाकुराइन जी की आवाज़ अपने पीछे से आती सुनाई दी। कियारा वो फौरन पलटकर उन्हें देखने लगी और उनके पैरों में झुककर उनसे आशीर्वाद लेने लगी। खुश रहो मेरी बच्ची, भगवान तुम्हारे नसीब अच्छे करें।
वो मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखती हुई उसे आशीर्वाद देने लगी। आप कमरे से बाहर क्यों आ गईं दादी जी? मैं आपके ही तो पास आ रही थी। कियारा परेशान होती ठाकुराइन जी से बोली। वो ऐसी ही थी, नरम दिल, सबसे मोहब्बत करने वाली। और फिर जब बात ठाकुराइन जी की हो तो उसके लिए तो यह बहुत खास थी। उनके लिए उसका दिल नरम क्यों न पड़ता, जिन्होंने उस जैसी अनाथ के सर पर हाथ तब रखा था जब उसके अपने भी उसे फेंक कर चले गए थे। वो उसके लिए सब कुछ थी, उसकी पूरी दुनिया। उनके बिना उसका वजूद कुछ भी नहीं था। मुझे मालूम है, मेरी बच्ची तो मेरे पास ही आ रही थी। वो प्यार से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए बोली थी। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने करीब बिठा लिया। उसके हाथ को धीरे से सहलाते हुए वो बड़े ही मोहब्बत भरे अंदाज में बोली, अच्छा सुनो, कियारा आर्यन रात ही वापस आया है। इस वक्त गौरी पीछे हवेली में मेरे साथ दूसरे काम में बिजी है, तो मेरी बच्ची जरा आर्यन को नाश्ता दे दो। वो भूख के मामले में बहुत ही कच्चा है, और तुम जानती हो ना, वक्त पर उसका कोई काम ना हो तो हवेली में तूफान मचा देगा। यह कहते हुए ठाकुराइन जी जहां मुस्कुराई थी, वहीं कियारा के होंठ हल गए थे। जैसा आपका हुक्म दादी जी, वो मासूमियत से सर झुकाती उनके हुक्म पर किचन में आ गई थी। कियारा बेटा, क्या यह नाश्ता आर्यन के लिए बना रही हो? क्योंकि तुम तो हॉस्पिटल 8 बजे तक जाती हो और अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। वो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी जब उसे अपने पीछे से मीरा आंटी की आवाज़ सुनाई दी। जी आंटी, दादी जी ने मुझे कहा था, तो मैं यह नाश्ता। वो हाथ रोककर सादगी से बोली थी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया। उस लड़के ने तो मेरी नाक में दम कर दिया था। ऐसा हंगामा मचाकर रखा है। अब जल्दी जाओ, उसका नाश्ता उसे देकर आओ। वो कहती हुई वहां से चली गई थी और कियारा सर झुकाए नाश्ता जल्दी जल्दी प्लेट में लगाने लगी थी और फिर अगले हीपल प्लेटें उठाकर आर्यन के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से दस्तक दी। तभी दरवाज़ा एक ही सेकंड में खुल गया था, जैसे सामने वाले को पूरा यकीन था कि दरवाजे के उस पार वहीं खड़ी होगी। कियारा की सांसें थम गईं। काली ट्राउजर, काली ही शर्ट पहने, चौड़े कंधे, गुस्से से भरी आंखें, बिखरे बाल, आंखों में लाल डोरे लिए वो उसे ही घूर रहा था। क्या है? आर्यन की आवाज़ गूंजी, लेकिन चाहकर भी वह अपने शब्दों में कियारा के लिए वह रोब और गरज नहीं ला पाया जो दूसरों से बात करते हुए उसके अंदाज का खास हिस्सा थी। कियारा के मामले में वह सदा से नरम और मोहब्बत करने वाला था। उसकी एक झलक आर्यन ठाकुर को मोम की तरह पिघला देने की ताकत रखती थी। नाश्ता लाई हूं आपके लिए। वो जल्दी से ट्रे सामने कर गई। नहीं है भूख मुझे। ये ख्याल रात को क्यों नहीं आया? तब भी मैं भूखा ही था। वो मुंह फुलाकर बोला। आवाज़ थोड़ी और नरम हो गई थी। तो मीरा आंटी से कह देते, अगर आपको भूख लगी थी। इतनी रात में मैं कैसे आपके कमरे में आपके लिए खाना ला सकती थी? वो जोर देती बोली, जरूरी नहीं है हर भूख का संबंध पेट से हो। कुछ तलब निगाहों की भी होती है जो किसी के दीदार से मिटती है। वो बेबसी से उसके झुके सर को देखता बोला और उसकी बात पर वो लाल पड़ती। उसकी बात की गहराई को अच्छे से समझती नाश्ता लिए कदम आगे की तरफ बढ़ा गई तो वह दरवाजे पर पहाड़ जैसा खड़ा था। आराम से उसके आगे बढ़ने पर दरवाजे से हट गया। वह सीधे अंदर आती नाश्ता मेज पर रखती पलटकर जाने लगी। उसकी इन बातों का कियारा के पास कोई जवाब नहीं होता था। वह बस जल्द से जल्द उसके सामने से गायब हो जाना चाहती थी। उसकी नज़रें उसे हमेशा लाल कर दिया करती थीं। सुनो कियारा। उसे अचानक ही आवाज आई तो कियारा के कदम थम गए। दिल जोरों से धड़कने लगा। जी, बिना उसकी तरफ देखे बोली। आर्यन की गहरी नज़रें कियारा के वजूद का जायजा ले रही थीं। सफ़ेद रंग के सिंपल से सलवार सूट में उसका मोमी वजूद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और उसके दिल की दुनिया में तूफान मचा रहा था। वो होंठों में धीरे से मुस्कुरा दिया। अच्छी लग रही हो। जज्बातों से चूर शब्दों में वो दिल के शब्द ज़बान पर ले आया था और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। जबकि कियारा ने जल्दी से अपनी आंखें बंद की थीं। ठाकुर सूर्यभान एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उसूलों पर जान देने वाले और बहुत ही इंसाफ पसंद, हक और सच का साथ देने वाले। उन्होंने कभी गरीब और अमीर इंसान में फ़र्क नहीं किया था। जब भी कोई फैसला किया तो हमेशा ही सच का साथ दिया। यही वजह थी कि उनका इकलौता बेटा विक्रम ठाकुर, जो कि बाप के बाद गांव का ठाकुर बनने वाला था, हमेशा माँ बाप के सामने उनके फैसलों पर सर झुकाए रहा।
कभी कोई जिद नहीं की। जो कहा चुपचाप मान लिया। उसके उलट उनकी छोटी बहन तारा के नेचर में थोड़ी जिद और बाघीपन था, जिसे ठाकुर सूर्यभान हमेशा अपने रोब से दबाकर रखते थे। लेकिन किसे पता था कि एक रात वह चुपके से सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। अचानक हुई इस मौत से ठाकुराइन जी तो जैसे गुमसुम हो गई थी। 2 बच्चों का साथ भरी जवानी और जिंदगी का यह लंबा सफ़र, यह बड़ी जिम्मेदारियां उनके लिए बड़ा कठिन समय था। लेकिन अपने बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपने एक जानने वालों में से अपने बेटे विक्रम के लिए गौरी को पसंद किया और उसे ब्याह कर हवेली ले आई। शादी के कुछ महीने बाद ही हवेली में खुशियों की जैसे बहार आ गई। गौरी उम्मीद से थी। ठाकुराइन जी यह खबर सुनते ही भगवान जी के चरणों में गिर पड़ी। वो दादी बनने वाली थीं और यह खुशी उनके लिए बहुत बड़ी थी। पूरे गांव में इस खुशी के लिए मिठाइयां बांटी गईं, गरीबों को कपड़े और पैसे बांटे गए। इसी दौरान तारा की शादी की बात भी चलने लगी थी, जो किसी पास के ही गांव में तय हुई थी, लेकिन तारा शादी से इनकार करती रही। असल वजह तब पता चली जब ठाकुराइन सख्ती से पेश आई। वो किसी और लड़के को पसंद करती थी, जो शहर में एक बड़े बाप का बेटा था। हकीकत जानकर ठाकुराइन जी को जबरदस्त झटका लगा था, लेकिन पति और बेटी की इज्जत की खातिर उन्होंने खुद को संभाला और समझदारी से काम लेते हुए तारा को उसकी पसंद के साथ शहर विदा कर दिया। जबकि विक्रम को शादी पर बहुत ऐतराज था, लेकिन मां के सामने वह भी खामोश रहा। दोनों बच्चे अपने अपने घर के हो चुके थे और खुशी खुशी रह रहे थे। और फिर आर्यन की पैदाइश से उनकी खुशियां और भी डबल हो गईं। ठाकुराइन जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आर्यन, जो बहुत ही खूबसूरत गोरी रंगत वाला, काली काली चमकीली आंखों और शहजादों जैसे नाजुक नक्श रखने वाला, पूरी हवेली और पूरे गांव का लाडला था। हर कोई उसकी नज़र उतारते नहीं थकता था। वक़्त का काम है गुजरना और धीरे धीरे वक़्त गुजरता जा रहा था। लेकिन आर्यन के बाद गौरी और विक्रम की जिंदगी में औलाद की दूसरी खुशी नहीं आई। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टर का कहना था अब आपकी वाइफ दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठाकुराइन जी का दिल बुझ गया था। हालांकि विक्रम जी और गौरी जी ने आर्यन में ही अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर दी और भगवान का फैसला दिल से स्वीकार कर लिया। लेकिन ठाकुराइन जी अपने दिल का क्या करती, जिनमें पोते की चाहत बसी हुई थी। गांव में एक मंदिर था जिसके दर्शन के लिए हर साल लोगों की बहुत भारी भीड़ लगती थी। लोगों की मान्यता थी कि उस पहाड़ी पर बने शिव जी के मंदिर में माथा टेकने से सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं, और यह दिन साल में सिर्फ एक बार ही आता था और उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी। अपने को अपना नहीं समाता था। तरह तरह के आए लोग वहां पर नजर आ रहे थे। कोई जल चढ़ा रहा था तो कोई माथा टेक रहा था, कोई रो रहा था तो कोई गिड़गिड़ा रहा था, तो कोई गरीबों में दान पुण्य कर रहा था। हर कोई अपनी अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए इस मंदिर में भगवान जी के सामने माथा टेकने आया था। तो वहीं एक तरफ लाइन में कुछ भिखारी भी बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर इस वक्त एकाकी और उम्मीद थी। यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होता था। एक ही दिन में उन्हें इतना कुछ मिल जाता था कि वह 3 से 4 महीने भी बैठकर खाते तो आराम से खा सकते थे, और इसके बदले वह लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद भी देते थे। ठाकुराइन जी भी गरीबों को खाना और पैसे बांट रही थीं। इसी चाहत में आई थी कि वह भगवान जी से एक पोती की गुहार लगाएंगी। जैसे ही वह मंदिर से बाहर आई तो एक तरफ उन्हें कोने में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। अरे चुप हो जा बदनसीब, यहाँ हमारा कोई ठिकाना नहीं, तुझे कहाँ से पालें। इस कड़कदार आवाज़ पर ठाकुराइन जी और उनकी नौकरानी चौंक कर पीछे पलटे थे। वो शायद इस मंदिर का सफाई कर्मचारी था, जो छोटी सी चादर में लिपटे बच्चे को झिड़कता हाथों में लिए जोर जोर से हिलाता डुलाता बोल रहा था। अरे इतने छोटे से बच्चे को ऐसे क्यों कह रहे हो? शायद उसे भूख लगी हो। उसकी माँ से कहो इसे दूध पिलाए। ठाकुराइन जी को बड़ा गुस्सा आया था और इसीलिए वो गुस्से से उस आदमी के पास जाकर बोली, ठाकुराइन जी, यह 1 महीने की बच्ची है, इसका कोई माँ बाप नहीं। इसे कल कोई यहाँ इस पेड़ के पास रात के अंधेरे में छोड़कर चला गया था। पता नहीं वह कौन बदनसीब माँ बाप थे जिन्होंने इस देवी की कदर न की। कल रात से यह बच्ची मेरे पास है, न दूध पी रही है, न ही संभलने में आ रही है, और अब तो यह बच्ची बुखार से भी तपने लगी है। भगवान ही जाने इसकी क्या किस्मत है। मंदिर में सफाई करने वाले उस आदमी ने उसे हिलाते जुलाते अफसोस से कहा, लेकिन ठाकुराइन जी को उसके शब्दों की तीखी दिल में चुभती हुई महसूस हुई। वो तो जैसे तड़प उठी थी। ऐसे मत कहो,
हो सकता है मेरे भगवान ने इस बच्ची के नसीब में बहुत अच्छा लिखा हो, तभी तो यह यहाँ तक चली आई। वो आदमी के हाथ से बच्ची को लेती हुई ममता भरे अंदाज में बोली थी और चादर हटाकर उसे देखा जो 14वें के चांद की तरह रोशन दिखाई दे रही थी, एकदम गुलाबी गुलाबी खूबसूरत नैन नक्श वाली, जिसका चौड़ा माथा था, कान के पास एक छोटा सा काला तिल जैसे नजर का टीका लगाया गया हो। ठाकुराइन की गोद में आते ही वह जैसे चुप हो गई थी और धीरे धीरे नींद की गोद में उतरने लगी। ठाकुराइन जी को इतनी मासूम खूबसूरत बच्ची देखकर गहरा सदमा लगा था। वो उन्हें कोई अच्छे घराने की मालूम हुई। यह बच्ची मेरे साथ जाएगी मेरी हवेली में, ठाकुराइन जी ने हुक्म दिया, जबकि वह आदमी तो खुशी और हैरानी से उन्हें देखने लगा। आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं ठाकुराइन जी, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें। आपने इस लावारिस बच्ची के सर पर हाथ रखकर इसकी किस्मत खोल दी। वो आदमी उन्हें ढेरों सारी दुआएं देता अपने काम में मग्न हो गया। ठाकुराइन जी बच्ची को बहलाती हुई अपनी गाड़ी में आ बैठी थी। उसे अपनी बाहों में भरते जिस मोहब्बत और अपनेपन का उन्हें एहसास हो रहा था, वह बयान करना मुश्किल था। सारे रास्ते वह उसे अपने सीने से लगाए बैठी रही। अरे ये बच्ची किसकी है माँ जी? तभी विक्रम अपने 7 साल के बेटे आर्यन की उंगली थामे वहां आते बोले, विक्रम, ये मेरी बेटी है, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, मेरा सब कुछ। वो बड़े ही मोहब्बत से डूबे शब्दों में बोली। मैं समझा नहीं माँ जी। वह हैरानी से बच्ची को देखते हुए बोले, मतलब कि आज से ये तुम्हारी भी बेटी है? ठाकुराइन जी मुस्कुराई। अरे माँ जी, पता तो चले ये बच्ची है किसकी, कहाँ से लाई हैं आप इसे? और फिर ठाकुराइन जी ने उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ और दुख भी हुआ। वह बच्ची सचमुच चांद का टुकड़ा थी। ठाकुराइन जी ने नौकरानी से कहकर गांव की एक औरत की, जो कि हाल में बच्चे को जन्म दिया चुकी थी, उसे बुलवाया और उस बच्ची को दूध पिलाने की जिम्मेदारी उसे तब तक के लिए दे दी जब तक उसका कोई दूसरा हल ना निकल आता। माँ जी, अगर कल को उसके कोई माँ बाप निकल आए और उन्होंने हक जताया तो विक्रम जी गहरी संजीदगी से बोले, तब का तब देखी जाएगी। अगर कोई निकल भी आया तो उसका ऐसा हाल करूंगी कि मुंह छुपाकर भाग जाएगा। ठाकुराइन जी के खतरनाक तेवर देखकर विक्रम जी मुस्कुरा उठे। ठाकुराइन जी ने उस बच्ची के सर से कई नोट बांटते हुए गरीबों में बांट दिए। बच्चे पेट भर के दूध पीने के बाद ऐसे चैन की नींद सोई जैसे अपनी माँ की आगोश में हो। यह तो बिल्कुल बिल्ली का बच्चा है, एकदम मुलायम सफेद गोरी। इसका नाम क्या है? छोटे से आर्यन को वह बच्ची बहुत पसंद आई थी। वह शौक भरी नजरों से उसे देखता हुआ बोला, हाँ बिल्कुल, जैसा मेरा शेर आर्यन है, ये भी बिल्कुल बिल्ली के बच्चे जैसी है। वो मुस्कुराकर उसका गाल चूमती हुई बोली, इसका नाम तो मैं कृति रखूंगी। कृति का मीनिंग जानते हो बेटा? उन्होंने आर्यन के गाल को खींचते हुए पूछा। नहीं दादी जी, क्या मीनिंग होते हैं कृति के? कृति के मीनिंग होते हैं कोई अनमोल रचना, और यह मेरे लिए किसी अनमोल रचना से कम नहीं है। बस इसीलिए मैं इसका नाम कृति रखूंगी। उन्होंने उसे मतलब समझाते हुए कृति के माथे को चूम लिया था। क्या मैं इसे गोद में उठा लूं? वो मासूमियत से बोला। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए कृति को उसकी गोद में दे गई, जो खुशी से चहकता हुआ उसे प्यार करने लगा। वक़्त आगे की ओर सरकता जा रहा था। ठाकुर जी की मोहब्बत के साए में दोनों बच्चे पलकर तेजी से बड़े हो रहे थे। आर्यन के रगों में जहां ठाकुर का खून था, वहीं उसका मिजाज भी उनके जैसा ही था। वो कृति पर अपनी पूरी मिल्कियत और रब दबदबा दिखाता, जहां वो नन्ही परी ढेरों मासूमियत लिए उसकी दोस्त, उसकी हमराज, उसका सब कुछ थी, वहीं वो उस पर कड़ी निगरानी के साथ उसके साथ साए की तरह लगा रहता, हर पल उसकी सुरक्षा करता। उसे कहाँ पढ़ना है, कहाँ जाना है, किसके सामने आना है, किससे बात करनी है, यहाँ तक कि ठाकुराइन जी भी उसके सामने जवाब देने की पाबंद होती थी। कृति के मामले में वह धीरे धीरे इतना सेंसिटिव हो जाएगा, किसी को अंदाजा नहीं था। सब यही समझते थे कि वह अपने दादा ठाकुर की खूबियां रखता है, लेकिन वह तो मासूमियत और लड़कपन में ही किसी और डगर पर चल पड़ा था, जिसका एहसास और किसी को तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ठाकुराइन जी को जरूर हुआ था। वो दोनों हंसते खेलते एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते, एक दूसरे के आदी होते जा रहे थे, और जो ठाकुराइन जी को बहुत कुछ खटकने पर मजबूर करने लगा था। कृति तो चलो मासूम कम उम्र अभी भी बच्ची थी, लेकिन आर्यन तो जवानी की दहलीज पर कदम रखने जा रहा था। अब वह 18 साल का हो चुका था, जबकि कृति 13 साल की। उन्हें अब इसके लिए सीरियसली कुछ सोचना पड़ा,
और उसके लिए उन्होंने एक फैसला किया कि वह आर्यन को पढ़ाई के लिए लंदन भेजेंगी, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सख्त जिम्मेदारियां आर्यन को ही निभानी थीं। और इसीलिए एक शाम उन्होंने बहुत खामोशी से अपने फैसले के बारे में सबको बता दिया। किसी को ऐतराज़ नहीं था, लेकिन आर्यन बहुत ही खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया। वह समझ गई कि उसे कृति से दूर जाने का गम है। जाहिर है बचपन से दोनों का बहुत गहरा रिश्ता रहा था। अब ऐसे में अचानक से अलग हो जाना, यह गम कोई कम तो नहीं था, लेकिन उनके फैसले के सामने वह चुप होता, सर झुका गया। 10-12 साल जब पराए देश में गुजार कर आएगा ना, तो सब भूल जाएगा। वक्त के साथ दिमाग पर बचपन की यादें भी मिट जाएंगी। वो एक मैच्योर मर्द की तरह निखर कर मजबूत और ताकतवर बनकर एक नए रूप में सबके सामने उजागर होगा। फिर सब ठीक हो जाएगा। खुद को तसल्ली देती वह संजीदगी से सोच रही थी, लेकिन अचानक विक्रम जी के हादसे से होने वाली मौत की खबर सुनकर तो जैसे हवेली पर एक कयामत टूटी थी। जवानी में पति की मौत और अब बुढ़ापे में जवान बेटे की मौत का सदमा उन्हें जीते जी मार गया। आर्यन को सीने से लगाए वो दहाड़े मार मार कर रोई थी कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। अब वही उनका सब कुछ था, उनकी जिंदगी की कुल जमा पूंजी। वो उनकी उम्र भर की कमाई था, जिसे वह किसी भी हाल में अब बिखरता नहीं देख सकती थी। जिंदगी एक बार फिर उन्हें एक भारी जिम्मेदारी सौंप गई थी, जिन्हें खुशी या फिर गम जैसे भी हो निभाना था। और उन्हें जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कितना वक्त गुजर गया, ये कोई ठाकुराइन जी से जाकर पूछता। बच्चे बड़े होकर अब अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे थे। सालों बाद आर्यन जब वापस हिंदुस्तान लौटा तो उसे देखकर 14 इंची हैरान रह गई। 6 फीट से लंबा कद, बेहद खूबसूरत कसरती मजबूत बदन, चमकती काली आंखें, जिसे देखकर हवेली की ही नहीं गांव की हर औरत, हर लड़की, यहाँ तक कि मर्दों ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं। ठाकुराइन तो उसकी नज़र उतारती, उसकी बलाएं लेती नहीं थक रही थीं, जबकि गौरी जी भी अपने शानदार से बेटे पर नज़र नहीं टिका रही थीं कि कहीं उन्हें उसकी ही नज़र न लग जाए। लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें कई सालों के बाद भी हवेली आकर किसी को ढूंढ रही थीं। वो बेताबी से यहाँ वहाँ किसी को तलाश करने की कोशिश कर रहा था। क्या बात है मेरे लाल, किसे ढूंढ रहे हो? ठाकुराइन जी उसके बिखरे घने बाल समेटते हुए बोली। कृति नज़र नहीं आ रही दादी जी। क्या उसे मेरे आने का नहीं पता था? वो शब्दों में गहरी संजीदगी और सख्ती लिए पूछने लगा, जबकि ठाकुराइन जी उसके मुंह से कृति का नाम सुनकर एक पल के लिए पत्थर रह गई थी। फिर वह जबरदस्ती खुद को संभालती धीरे से बोली, बताया था ना, अब वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन गई है। गांव के सरकारी अस्पताली में जाती है, वहां गांव के तमाम लोगों का फ्री में इलाज करती है। अभी भी वहीं है, बस थोड़ी ही देर में आती होगी। उनके बताने पर वो थोड़ा रिलैक्स होता दिखाई दे रहा था, लेकिन अगले ही पल खड़ा हुआ और बोला, मैं खुद उससे मिलकर आता हूँ। उसकी जल्दबाजी को देखकर ठाकुराइन जी तो हक्का बक्का रह गई। इसका मतलब वो इतने साल गुजरने के बाद भी अब तक वहीं खड़ा था, उसी राह का मुसाफिर बनकर उसकी राह ताकता। तभी कृति मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई। कांच से बड़ी बड़ी आंखें और उन बड़ी बड़ी आंखों पर झुकी घनेरी पलकें, गुलाबी रंग, खड़ी नाक, लंबे सुनहरे बाल, नाजुक वजूद, सबसे बढ़कर उसकी सादगी और मासूमियत। आर्यन तो पलकें झपकाए बिना उसे देखता रह गया। सालों दूर रहने के बाद भी वह एक पल को, उसकी याद को, उसके वजूद को भुला नहीं पाया था। कृति को सामने देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। एक अजीब सा सुरूर उसके पूरे वजूद में दौड़ गया था। ठाकुर आर्यन, कैसे हैं आप? वो एकदम सामान्य शब्दों में पूछ रही थी, और आर्यन को लगा जैसे अभी उसका दिल फड़फड़ाकर कृति के कदमों में जा गिरेगा। ठीक हूं, तुम कैसी हो? मोहब्बत और जज्बों से भरे शब्दों में वो नज़रें उस पर टिकाए उसे देख रहा था। उसके मुकाबले में कृति बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में उससे मिलती हुई अपने कमरे में चली गई, जबकि ठाकुराइन जी बस खामोशी से ये सब देखती रही। रात के खाने के बाद वह अपने कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी, जब उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। इस वक्त कौन आ गया? वह खुद से बड़बड़ाती हुई गले में दुपट्टा डालकर गेट खोलने के लिए आगे बढ़ी थी। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने आर्यन खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर वो एकदम से सहम गई। ठाकुर आर्यन, आप? हाँ, मैं ये कॉफ़ी लाया था बनाकर कि दोनों मिलकर साथ पियेंगे। अंदर आ जाऊं? हाथ में कॉफ़ी के 2 मग पकड़े
वो चमकती आंखों से इजाजत मांग रहा था। इतनी रात को आपको मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। किसी ने देख लिया तो उंगलियां उठेंगी। आपका तो कुछ नहीं जाएगा। मुझ पर अगर लोगों ने उंगली उठाई तो दादी जी की परवरिश पर बात आएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। वो थोड़े सख्त अंदाज में बोली। फिर जो इल्जाम और उंगलियां उठेंगी उन्हें जमीन में जिंदा दबा दूंगा। अभी मैं जिंदा हूं। तुम पर कोई भी सवाल उठाएगा तो आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। इसीलिए इन बेकार की सोचों को दिमाग से निकाल दो। वो कृति से भी ज्यादा सख्त अंदाज में कहता वापस पलट गया और उसे भी हाथ पकड़कर अपने साथ वहीं एक तरफ बाहर ले जाता, कुर्सी पर खींचकर बिठा दिया। मेरे दोस्तों को वहां मेरे हाथ की कॉफी बहुत पसंद थी। अक्सर मुझसे बनवाकर पिया करते थे। अब मेरी इकलौती और सबसे खास दोस्त तुम हो, तो मैं ये कॉफी बनाकर तुम्हारे पास चला आया। दीवार से टेक लगाए वह कॉफी पीने के साथ उसे टकटकी बांधे देखकर बोला, बचपन बहुत पीछे रह चुका है ठाकुर आर्यन, और हम वक्त से बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब हमारे बीच दोस्ती जैसा कोई जज्बा नहीं होना चाहिए। आप यहाँ के ठाकुर बनने वाले हैं। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं गांव के लिए। मैं इन बेकार की हरकतों को ना तो पसंद करती हूं और ना ही मैं इनमें आपका साथ दूंगी। ये आखिरी बार है। इसके बाद आप मेरे करीब मत आइएगा। वो सर झुकाए अटल अंदाज में बोली। ठाकुर तो बन जाऊंगा। एक बार तो मैं अपने नाम तो कर लूं, उसके बाद ऐसी ऐसी हरकतें न सिर्फ मैं करूंगा बल्कि तुमसे भी करवाऊंगा। वह अर्थपूर्ण अंदाज में बोलता कृति का दिल बैठ गया था। कृति फटी आंखों से उसे देखने लगी और हकलाती कि क्या मतलब है आपका? क्यों तुम नहीं जानती या फिर जानबूझकर भोली बनने का नाटक कर रही हो? दादी जी सब समझती हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे तुमसे दूर कर दिया कि शायद 7 समंदर दूर भेजकर वह मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकाल देंगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। कृति मोहब्बत अगर सच्ची हो तो वह लाख जतन कर लो, फूंक झाड़ कर लो, लेकिन खत्म नहीं होती बल्कि इसकी आग और भी भड़क जाती है। खैर, तुम्हें यही बताने आया था, वरना मैं इतना पागल और फरी इंसान तो हूं नहीं जो इतनी रात को यहां तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूं। मर्द ऐसी बेकार की हरकतें सिर्फ अपनी मनपसंद औरत के साथ ही करता है। बहुत जल्द मुझे ठाकुर के पद पर आना है। फिर मैं दादी जी से बात करूंगा हमारी शादी की। बस तुम तैयार रहना। ज्यादा नहीं, बस तुम्हारी हाँ चाहिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। वो बड़े ही लापरवाह अंदाज में उसे गहरी नज़रों से देखता ऐसे बोल रहा था जैसे बहुत ज़रूरी मसले को डिस्कस करने आया हो। वहीं कृति की तो जैसे दुनिया ही हिल गई थी। ठाकुर आर्यन, मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। आपको शर्म आनी चाहिए। जब वह बोली तो उसकी आवाज़ कांप रही थी। क्यों? दुनिया के तमाम लोग शादियां करते हैं, घर बसाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। मैं या तुम कौन सा नोखा कर रहे हैं जो मैं शर्म करूं? अब तुमको ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। शादी के बाद तुम्हें सब अच्छा लगेगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। अपनी बात तो निडर अंदाज में कहता हुआ वो बिना उसकी राय जाने एक घमंडी राजा की तरह चल पड़ा। कृति के तो जैसे कानों से धुआं निकलने लगा था और गाल तपने लगे थे। उसके पास से तो यह सिलसिला जैसे चल पड़ा। वो कभी भी कहीं भी उससे मिलने पर अपनी मोहब्बतें और चाहतों का इजहार बड़ी ही लापरवाह अंदाज से करना नहीं भूलता था। कृति उसकी बढ़ती बेखौफी और जज्बों को देखकर अंदर ही अंदर डरती रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे समझाए कि उनके बीच जमीन आसमान का फर्क था। वो आसमान पर चमकने वाला चांद तो वह जमीन की खाक थी। उनका मिलन नामुमकिन था, जबकि आर्यन ठाकुर तो इस फर्क को भुलाए जैसे अपने इश्क की आग में अंदर ही अंदर जल रहा था। वह कैसे भी बस अपने और कृति के रिश्ते को नाम देकर उसे अपने नाम बनाकर अपने पास रखना चाहता था। मीरा आंटी, यह दूध गौरी आंटी को देना है। उनके सर में दर्द है तो वह दवाई ले लेंगी और उनसे कहना कि दूध गर्म है तो जल्दी ही पी लें, वरना ठंडा हो जाएगा तो वह नाराज होंगी। उन्हें ठंडा दूध पसंद नहीं और एलर्जी भी है। वो दूध का गिलास मीरा को पकड़ाती हुई उसे समझा रही थी। कृति, मैडम, ये एलर्जी क्या होता है? मीरा मुंह बनाए बोली, वही जो कृति को आर्यन से होती है और इसीलिए मुझसे दूर दूर भागती है। अचानक आर्यन किचन में आता जोर से बोला तो वह दोनों चौंक उठी। अरे ठाकुर साहब, मैं समझी नहीं। मीरा दुपट्टा मुंह पर रखते हुए हंस पड़ी। मीरा आंटी, तुम जाओ, जिसे समझना था उसने समझ लिया। वो हल्का सा हंस दिया। तभी मीरा के पीछे वह भी किचन से बाहर निकलने लगी। तुम कहाँ चली? अभी तो रुको,
सुबह से इन गांव वालों के पीछे अपना खून जलाए रखती हो। अभी तो जाकर तुम्हारा दीदार नसीब हुआ है, तो दिल को कुछ सुकून मिलता है। कुछ वक्त रुककर मेरे दिल की दवा भी तो करो। वो मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा होता शरारत से बोला, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम से कम मेरी और ठाकुराइन जी की इज्जत का ही ख्याल रख लो। वह दांत पीसकर निकलने की कोशिश में थी, जो पूरा रास्ता रोककर खड़ा हुआ था। इज्जत का ख्याल है तभी इतना कुछ बर्दाश्त कर जाता हूँ। तुम जिस तरह से बात करती हो, मुझसे यह अंदाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम जिस तरह मेरे जज्बों की और मेरी मोहब्बत की तौहीन करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ज़बरदस्ती राहों का मुसाफिर नहीं बना। यह तो भगवान ने मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत डाली है, जिस पर मेरा कोई जोर नहीं। आर्यन की आवाज़ जैसे आंधी की गरज थी, चेहरे पर वही तेज चमक जिसे देखकर बड़े बड़े थरथर कांपते थे। उसे सख्त नज़रों से घूरता वह लंबे लंबे कदम भरता वहां से चला गया। कृति अचानक ही दीवार से लगती गहरी सांसें लेने लगी। एक तो इस लड़के ने उसे सूली पर लटकाया हुआ था, वो उसकी जिद्दी तबीयत और जुनून से अब डरने लगी थी। इस सरफराज ठाकुर से किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती थी। कृति दादी जी की उम्र भर की इज्जत मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती थी, और वो था कि हर बार सामने आ जाता। अब तो वह किसी भी बात से नहीं डरता था और उसके बहुत करीब आकर अपनी मोहब्बतों का उसे यकीन दिलाता था। लेकिन कृति का खून सूख जाता था। क्या हुआ मेरी बच्ची? आज कुछ ज्यादा ही थकी हुई लग रही हो। अभी हॉस्पिटल से आई थी और आते ही सीधा दादी जी के गोद में सर रखे आंखें बंद कर गई थीं। वो प्यार से उसके लंबे बालों को संवारती हुई पूछने लगी, बस दादी जी क्या बताऊं, गांव के लोग साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से बीमार हो जाते हैं। फिर रोते हुए आते हैं कि यह हो गया, वो हो गया। वह हंसकर बोली, तो दादी जी भी हंस पड़ी। बस मेरी बच्ची, कुछ ही वक़्त की बात है, फिर तू पराए घर विदा हो जाएगी, तो मेरे सर से भी बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। फिर वहां अपना यह डॉक्टरी का शौक़न पूरा करती रहना। ठाकुराइन जी की बात सुनकर कृति का दिल एकदम सुड़ गया। न जाने क्यों उनकी बात से दिल इनकारी होता। अपना सर पटकने लगा कि वह क्यों उसे पराए घर विदा करने का ख्याल जाहिर कर रही है। उसे यहाँ से कहीं भी नहीं जाना था। वो हमेशा हमेशा इसी हवेली में उनके पास रहना चाहती थी। लेकिन उनके फैसले पर उनकी बात का जवाब देना कृति की आदत नहीं थी। वो खामोशी से सर झुका गई। जाओ कृति बेटा, खाना खाकर आराम करो। वो उसके बाल सहलाती मोहब्बत भरे अंदाज में बोली तो वह बेदली से उठकर डाइनिंग रूम में आ गई। उसे भूख तो लगी थी, लेकिन ठाकुराइन जी की बातों से जैसे उसकी भूख मर गई थी। मजबूरन कुर्सी खींचकर बैठ गई। नौकरानी खाना लगाने लगी, मेरा भी खाना लगा दो। वो अभी अभी बाहर से लौटा था। काले रंग की शर्ट और वाइट कलर की पैंट में उसकी कद काठी और भी मजबूत नजर आ रही थी। इस रंग में चेहरा और भी खिला खिला नजर आ रहा था। उसकी आवाज पर कृति ठिठक गई। वह ठीक उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठा, उसे शरारती नजरों से देखने लगा। लेकिन कृति अपनी धुन में मग्न, उससे नजरअंदाज किए जल्दी जल्दी खाने में बिजी थी। वो जल्द से जल्द खाना खत्म करके यहाँ से भागना चाहती थी। आराम से खा लड़की, खाना कहीं भागा तो नहीं जा रहा। खाना खाते हुए अपने आसपास भी नजर दौड़ा लिया करो। शरारती अंदाज में बोलता वो उसे ऊपर से नीचे तक घूर भी रहा था। असल फसाद की जड़ यह नज़र ही तो है। वो सुकून से बोली, मुझे देखने से कौन सा फसाद फैल जाएगा। वो दांत पीसता हुआ बोला, यही तो है असल फसाद, यहीं से असल फसाद शुरू होता है। ठाकुर जी, जो चीज़ पहुंच में ना हो, उसे देखने से इंसान की ख्वाहिशें जागेंगी, इंसान के अंदर उसे पाने की आग लगेगी। फिर वह अपने लोगों की बातों का डर, यहाँ तक कि इज्जत की भी बांजी लगा देगा। उसे किसी का डर नहीं रहेगा। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाएगा। वो बिना लगाम लगाए बोली थी, इतना सीधा बनना भी अच्छा नहीं होता। वो नाराज हुआ था और निडर होना भी अच्छी बात नहीं। वो तुरंत बोली, तुम शुरू से ही डरपोक रही हो, दूसरों के फैसलों पर सर झुकाने वाली डर डर कर जीती रही हो, और ऐसे लोग कभी भी खुद के लिए जी नहीं सकते। वह हमेशा के लिए दूसरों के गुलाम बनकर रह जाते हैं। आर्यन का चेहरा अब गुस्से से लाल हुआ था। बिल्कुल, क्योंकि मेरे रगों में इस खानदान का खून नहीं है। मैं इस खानदान का हिस्सा नहीं। ये तो आप ठाकुरों पर जज्बात है। मुझे लावारिस अनाथ को जमीन से उठाकर इज्जत दी, उसे पाल पोस कर अपना नाम दिया।
मैं अगर सारी जिंदगी भी इस हवेली के लोगों की सेवा करते गुजार दूं तो उनका एहसान नहीं चुका सकती। वो सख्त अंदाज में कहती खड़ी हुई। कृति आर्यन की आवाज़ सदमे से भरी हुई थी। और हाँ ठाकुर आर्यन, जमीन की खाक सर पर मत चढ़ाइए, यह सिर्फ बर्बादी की निशानी है। मुझे दादी जी ने अपनी इज्जत बनाया, ऐसा कुछ भी मत करें कि उनकी इज्जत पर आंच आ जाए। मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो कहते कहते जैसे कमज़ोर सी पड़ गई थी। जबकि आर्यन बैठा उसे देखता रह गया। वो अपनी जात को किस खोल के पिटारे में रखती थी। उसे आज मालूम हुआ था, दादी जी ने तो कभी कोई फर्क नहीं रखा, न जात पात का, न अपने और गैर का। जितना प्यार मुझे या बुआ के बच्चों को दिया, उतना ही तुम्हें दिया। हमेशा तुम्हारी बात को अहमियत दी, हर जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी, तुम्हें काबिल बनाया, तुम पर अंधा विश्वास किया। फिर भी तुमने ऊंच नीच की दीवारें खुद से उठाकर खड़ी कर रखी हैं। तुम्हारी सोच आज भी जमीन पर ही टिकी हुई है। आर्यन ने भी उसे आज खरी खरी सुनाई थी। ठाकुर आर्यन, हकीकत कभी बदल नहीं सकती। मैं कौन हूं, क्या हूं भला मुझसे बेहतर, यह कौन जान सकता है। सारा गांव जानता है कि ठाकुराइन जी ने मेरे ऊपर क्या एहसान किए हैं। मैं अपनी जात से उनके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती। ये कहती हुई वो रुकी नहीं, वहां से चली गई। जबकि यहां आर्यन ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। कैसी हो, यहां अकेली क्यों बैठी हो? वहां तो सब लोग हॉल में बैठे हैं। आज तारा शहर से आई हुई थी और हमेशा की तरह तारा की ननद सीमा का बेटा शिव भी उनके साथ आया हुआ था। उसे शिव एक आंख भी नहीं उठाता था, बेवजह उसके करीब होने की कोशिश करता रहता। जब भी शिव तारा बुआ के साथ आता, कृति कहीं इधर उधर छुप जाया करती थी। अब भी वह बालकनी में खड़ी थी कि पीछे से कोई आया और बोला, और उसके बोलने पर कृति ने एकदम पलट कर देखा था। आप यहाँ क्यों आए हैं? माथे पर बल लिए वो गुस्से से बोली। अरे आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा। वो रास्ते में आता हुआ एक अजीब मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर बोला। कृति का खून जल उठा। प्लीज शिव, मेरे रास्ते से हटो, वो दांत पीसते हुए बोली। तभी आर्यन की भारी और गंभीर आवाज ने उसे चौंका दिया। शिव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिव को कृति के साथ खड़ा देखकर आर्यन ने कड़े शब्दों में कहा। दिल तो कर रहा था कि उसे सख्ती से सबक सिखा दे, पर उसने खुद को रोका। शिव भी घबराकर बोला, बस यूं ही कृति से बात कर रहा था, कुछ और नहीं। हमेशा जब भी वह यहाँ आता था तो कृति से बात करने में उसे कोई डर नहीं होता था, पर आज आर्यन के आ जाने से ऐसा लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। कृति गुस्से से उसे घूरती हुई वहां से चली गई। आगे से अगर तुम्हें इस हवेली में किसी से बात करते देखा तो मैं यहाँ तुम्हारा हवेली में आना हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा, आर्यन ने बेहद कड़े शब्दों में कहा था। बुआ जी के साथ आते हो ना, तो बुआ जी जहाँ बैठी हैं वहीं उनकी हदों तक रहा करो। इधर उधर मुंह मारने की कोशिश मत करना, वरना मेरे गुस्से के लिए तैयार रहना। वो गुस्से से बोला और जाने लगा। अरे आर्यन, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दादा की मरी हुई आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई है। माहौल को सामान्य करने की कोशिश में शिव हंसकर बोला। आत्मा का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं ठाकुर सूर्यभान का पोता जरूर हूँ, और ठाकुरों का खून मेरी रगों में दौड़ता है। इसीलिए मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना। रिश्तों की बात आई तो मैं कुछ नहीं देखूंगा, अपनी कड़क आवाज में कहता हुआ वो वहां से चला गया था। जबकि उसका यह रोब और दबदबा देखकर शिव का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल चुका था। उसके गुस्से को देखकर और मम्मा कृति का कहीं कोई रिश्ता देखा या नहीं? अरे जवान बच्ची है, उम्र निकल गई तो कौन करेगा उससे शादी? जल्द से जल्द कोई रिश्ता देखकर इसे फरी करें, या फिर सारी जिंदगी ही इसे अपनी नौकरानी बनाकर रखेंगे। तारा अपने यही अंदाज में अपनी माँ गौरी जी से बोली। तारा, जुबान को लगाम दो। कृति मेरी पोती है, मेरी बेटी से बढ़कर है। उसे मैंने पाला है, रातों को उठकर गोद में सुलाया है। कितनी बार समझाऊं कि उससे मेरा रिश्ता क्या है, और तुम्हें उसके फ्यूचर की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। गौरी जी से पहले ही ठाकुराइन जी कड़क शब्दों में बोली थीं, तो उनकी बात पर तारा एकदम खामोश हो गई। इसका मतलब दादी जी की हवेली, जायदाद और जागीर का बंटवारा हुआ तो वह भी हमारे हिस्से में बराबरी करेगी, उसे भी हिस्सा मिलेगा। तारा हैरान होकर बोली, इस हवेली की हकदार अभी मैं खुद हूं।
रही बात इस गांव की ठाकुर बनने की, तो उसका हक आर्यन का है, जो बहुत जल्द उसे मिलेगा। जब भी बंटवारा होगा सबको उनका हक बराबर मिलेगा। मैं पूरी पंचायत में बैठकर यह फैसला करूंगी, तो मैं उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ठाकुराइन जी ने दृढ़ स्वर में कहा और फिर वहां से चली गई, जबकि तारा वहीं बैठी नागिन की तरह बल खाने लगी। ऐसे कैसे कोई लावारिस लड़की हमारे बराबर हिस्सा पा सकती है? वो मन ही मन गुस्से से बड़बड़ाई। इसका कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। सुनो मीरा आंटी, एक एंजल कहीं नजर नहीं आ रही। अरे, वह तो सुबह से हॉस्पिटल गई है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? मीरा जी के बताने पर आर्यन थोड़ा परेशान हुआ। किसी से खुलकर पूछ नहीं सकता था, इसीलिए किचन में आकर उसने मीरा जी से पूछा, जो वहां अब बर्तन धो रही थी। अरे ठाकुर साहब, कृति बच्ची की तो कल रात से ही तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बुखार में बुरी तरह तप रही थी। ठाकुराइन जी तो सारी रात उसके पास बैठकर गुजारी है। अभी भी अपने कमरे में आराम कर रही है। मीरा आंटी दुख भरे स्वर में बोली और फिर काम में लग गई। लेकिन आर्यन के दिल में बेचैनी घर कर गई। उसे चैन नहीं मिला तो वो तो उसके कदम खुद ब खुद कृति के कमरे की ओर बढ़ने लगे। कमरे के सामने खड़े होकर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाज़ा खोला। कृति को बिस्तर पर सोते देखा तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई। कृति, उसने धीमी आवाज में पुकारा। वो शायद दवा के असर से गहरी नींद में थी। चेहरे पर मासूमियत लिए वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। आर्यन उसके करीब खड़ा उसे गौर से देखने लगा। उसके चेहरे पर कृति के लिए इज्जत और सम्मान के कई रंग झलक रहे थे। कृति, काश तुम्हें पैदा करने वाली माँ आज तुम्हें देख पाती तो तुम्हारे इस मासूम और खूबसूरत चेहरे को थामकर दिन रात तुम्हें चूमती और खुद पर गर्व करती, उसने बेहद धीमे स्वर में कहा और उसका हाथ धीरे से कृति के सिर पर जा टिका। कृति गहरी नींद में भी इस स्पर्श से चौंक कर उठ बैठी। ठाकुर आर्यन आप, उसने हैरानी से देखा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे मीरा आंटी ने बताया तो रहा नहीं गया, इसीलिए तुम्हें देखने चला आया। आर्यन ने बेहद चिंतित नज़रों से उसके बुखार से लाल होते चेहरे को देखा। आप, अब मेरे कमरे में सदमे से कृति की आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे आवाज़ गले में अटक गई थी। आपको ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बुखार से लाल आंखों में नींद की झिलमिलाहट लिए वह बोली, हर वक्त बेकार के डर मत पालो कृति। कभी किसी के एहसास और जज्बातों को भी समझने की कोशिश करो। कृति की फिक्र में डूबा आर्यन गुस्से से बोला, मेरे सिर पर बदनामी खड़ी हो जाएगी और मैं कुछ ना कहूं। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक चक्कर आने से गिरने लगी। तभी आर्यन के मजबूत बाजुओं ने उसे संभाल लिया। अब मैं तुम्हारे लिए बदनामी का कारण भी बन गया। वो सब्र से गहरी सांस खींचकर बोला, जहां कोई मजबूत रिश्ता नहीं होता वहां बदनामी ही जन्म लेती है। मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। वो उसका हाथ झटक कर बोली, हाँ, तो तुम एक बार कहो, मैं सारी दुनिया के खिलाफ होकर तुम्हें अपना बना लूंगा। मुझे किसी का डर नहीं कृति, बस तुम्हारे खोने का हौसला नहीं है मेरे अंदर। उसकी आंखों में कई सपने तैर रहे थे। वो उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहा था, जैसे अब खुद पर कोई काबू ना हो। कृति दर्द से उसे देखने लगी। एक आसमान पर उसे ठाकुराइन जी ने बिठाया था और दूसरे आसमान पर ठाकुर आर्यन उसे बिठा रहा था। जो लड़की पहले उसकी ओर देखना भी एक गुनाह समझती थी, आज बिना पलक झपकाए उसे देखे जा रही थी। वो पूरी मोहब्बत में डूबा, उसकी एक नज़र की मेहरबानी का इंतजार कर रहा था। उसके अंग अंग से कृति की मोहब्बत की खुशबू उठ रही थी। कृति की जगह अगर कोई और लड़की होती तो अभी इस पल पर खुद पर गर्व महसूस करती, खुशी से झूम उठती। लेकिन कृति उन खुशकिस्मत लड़कियों में से नहीं थी जो मोहब्बत का हाथ थाम लेती। अगर वह ऐसा करती तो सबसे पहले ठाकुराइन जी के भरोसे और अपने चरित्र के गुरूर को तोड़ देती, और वह ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने उसका बढ़ा हुआ हाथ झटक दिया और कमरे से निकल गई, जबकि यह हांडान टूटी डाल की तरह बिस्तर पर गिर गया और खाली निगाहों से दरवाजे को देखता रह गया। कृति दरवाजे से निकलकर सीधी ठाकुराइन जी के कमरे में पहुंची। बात अब बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी,
इससे पहले कि कुछ गलत हो जाता, उसने ठाकुराइन जी को भरोसे में लेने का फैसला किया। वो अब इस मोहब्बत और दर्द की जंग में खुद को पिसता हुआ नहीं देखना चाहती थी। ठाकुराइन जी इस वक्त आराम के लिए लेटी हुई थी। उसे कमरे में आता देखकर उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और खुद उठकर बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। क्या बात है मेरी जान, तबीयत कैसी है तुम्हारी? कहो तो शहर के डॉक्टर के पास ले चलूं। वो उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोली। कृति की आंखों से आंसू मोती बनकर उनकी गोद में गिरने लगे। क्या बात है कृति, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? ठाकुराइन जी परेशानी से बोली। दादी जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो क्या आप उस बात पर मेरा यकीन करेंगी? कृति के ठहर ठहर कर कहे शब्दों ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। कृति, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। मेरी बच्ची, तुम्हारी हर बात पर मुझे खुद से भी ज्यादा यकीन है। वो सच्चाई से बोली। दादी जी, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर इंसान यकीन न करने को मजबूर हो जाए। कृति धीमी आवाज में बोली। जो भी बात हो कृति, मेरा तुम पर भरोसा इतना कमजोर नहीं कि किसी के कहने से डगमगा जाए। तुम मेरी परवरिश हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे कि मेरी परवरिश पर उंगली उठे। उनके अंदाज पर कृति ने सुकून की सांस ली। मैं यह बात आपकी जानकारी में बहुत पहले लाना चाहती थी दादी जी, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि यह सब कुछ आपके सामने कह सकूं। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारियों के बोझ और ऊंचे पद पर आने के बाद शायद वह खुद बदल जाएंगे, अपनी नादानी का एहसास होने पर पीछे हट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह पहले से और भी ज्यादा ताकतवर और जिद्दी हो गए हैं। मैं अब उनकी जिद और बगावत पर खामोश रहकर उनका हौसला नहीं बढ़ा सकती। आपने मुझ पर भरोसा किया। मैं आपकी इज्जत और आपकी अमानत हूं। इससे पहले कि आपकी इज्जत या अमानत पर कोई उंगली उठाए, आप प्लीज मुझे यहां से दूर भेज दीजिए, इस हवेली से बहुत दूर जहां मुझे कोई ढूंढ ना सके। इससे पहले कि इस हवेली के लोग खुद ही मुझे धक्के मारकर निकाल दें। यह कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी थी, जबकि ठाकुराइन जी तो हक्का बक्का उसे देखती रह गई कि किसकी बात कर रही हो। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। ठाकुर आर्यन कृति के जवाब ने उनके शक पर जैसे मोहर लगा दी। वो स्तब्ध रह गई, जैसे समय थम गया हो। मतलब इतने सालों दूर रहने के बाद भी वो इश्क की राहों पर खड़ा है। उन्होंने भारी आवाज में कहा, कृति, तुमने यह सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उनकी आवाज किसी गहरे कुएं से आती हुई लगी। दादी जी, पहले ऐसी नौबत नहीं आई थी। कृति एकदम से हिचकी लेते हुए बोली। नौबत? वो उसकी बात पर बुरी तरह हैरान हुई थी। वो आज मेरे कमरे तक चले आए थे। जानती हैं, उनके शब्दों में आज बगावत थी। उनकी आंखों में सब कुछ तहस नहस कर देने की आग थी। उन्हें अब न अपनी इज्जत का ख्याल है और न मेरी। वह बरसों की इज्जत को हाथों से अपने हाथों से मिट्टी में मिलाने को तैयार हैं। दादी जी, मैं क्या करूं? कृति ने आज सारे राज खोलकर रख दिए थे और अपने ज़मीर का बोझ हल्का कर लिया था। अब ठाकुराइन जी जो भी फैसला करें, वो हर चीज़ से आज़ाद हो चुकी थी। ठीक है बेटा, फिर तैयारी कर लो मेरी बच्ची इस हवेली को छोड़कर जाने की। बिल्कुल उसी तरह जैसे हर बेटी एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर अपने असली घर जाती है, उन्होंने ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। कृति समझ न पाई, बस उन्हें हतप्रभ नजरों से देखती रह गई। कुछ दिनों की खामोशी के बाद ठाकुर जी ने आखिरकार अपनी इज्जत को बेदागा रखने का रास्ता ढूंढ लिया। तारा के ससुराल से तारा की ननद के बेटे का रिश्ता कृति के लिए बहुत पहले से आया हुआ था। पहले ठाकुराइन जी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब गहराई से सोचने के बाद उन्होंने इस रिश्ते पर हाँ कर दी और इसी वजह से तारा अपनी ननद की फैमिली के साथ पूरे तौर तरीके से हवेली रिश्ता लेकर पहुंच गई थी। इत्तेफाका से उस वक़्त तो न तो आर्यन घर पर मौजूद था और न ही कृति। ठाकुराइन जी ने लड़के की रजामंदी जानने के बाद यह रिश्ता पूरी तरह से पक्का कर दिया था और मेहमानों को विदा कर दिया। लेकिन जैसे यह खबर आर्यन के कानों तक पहुंची, हवेली में एक तूफान मच गया था। उसका खतरनाक रूप ठाकुराइन जी ने पहली बार देखा था। ये कैसे हो सकता है दादी जी? आप कृति का रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं? उसकी तेज आवाज से हवेली की दीवारें कांप उठीं। मैं तुम्हारे ऐतराज की वजह नहीं पूछूंगी, आर्यन ठाकुराइन जी ने दृढ़ स्वर में कहा। बस ये पूछूंगी, क्या उसे भी मेरे इस फैसले से ऐतराज है? आर्यन सवालिया नजरों से दादी को देखने लगा। देखो आर्यन,
मेरे शेर बेटे जैसे मैं एक ठाकुर के उसूलों की तरह खुद भी उसूल पसंद और इंसाफ पसंद भी हूँ, वैसे ही आज भी अपने फैसलों पर कायम हूँ। सालों पहले मेरी अपनी औलाद ने भी अपनी पसंद से शादी की थी। जब बात इज्जत पर आई तो उसे अपना राज खोलना पड़ा। उसने कई रिश्तों को ठुकराया, पर मैंने वजह नहीं पूछी। सिर्फ इतना कहा कि जिसके साथ वह विदा होना चाहती है उसे मेरे सामने लेकर आए। अगर वो इंसान खुद आकर उसका हाथ मांगे और यह इकरार करे कि वह भी उसे दिल से चाहता है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, और ऐसा ही हुआ था। वो इंसान उसके साथ वफादार निकला। उसने आकर उसका हाथ मांगा और मैंने भी अपनी बेटी को धूमधाम से विदा कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी इनकार या खिलाफ होने का कोई फायदा नहीं। मुझे हमेशा ही अपनी इज्जत का डर लगा रहता, और इसीलिए मैंने वह डर ही खत्म कर दिया। वह बात करते करते कुछ पल के लिए रुकी और गहरी सांस ली। आज सालों के बाद मुझे वही डर तुम्हारी तरफ से लग रहा है, और इसीलिए मैं तुम्हारे ऐतराज़ की वजह नहीं पूछूंगी, बल्कि यही कहूंगी, अगर मेरे इस फैसले से उसे भी इनकार है तो लेकर आओ उसे सामने, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अगर वह भी तुम्हारे साथ वफादार है तो मैं वही फैसला करूंगी जिसमें तुम दोनों की खुशी होगी। ठाकुराइन जी ने ठंडे शब्दों में कहकर बात खत्म कर दी, जबकि आर्यन वहीं सन्न खड़ा रह गया। ठाकुराइन जी ने तो जैसे हवा पलट कर रख दी थी। हवेली वालों ने कभी किसी के कदमों में जंजीरें नहीं डाली थीं, फिर भी अब फैसला सुना दिया गया था। आर्यन किसी आंधी तूफान की तरह हवेली से बाहर निकल आया। जब गौरी जी उसके पीछे आई थी और बोली, आर्यन बेटा कहाँ जा रहे हो? वो गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला, डूबने से पहले बचने के लिए हाथ पैर मार रहा हूं। इतना कहकर उसने गाड़ी तेज गति से चला दी, जबकि गौरी जी डूबते हुए दिल से उसे देखती रह गई। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कृति का नाम उसके मन में गूंज रहा था। कृति कृति उसे अस्पताली में दाखिल होते हर तरफ कृति कृति की पुकार करने लगा, जबकि ठाकुर आर्यन की आवाज़ सुनते ही वह दौड़ी आई थी और बोली, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, चलो। आर्यन ने उसकी कलाई पकड़कर कमरे में वापस ले आया। आर्यन, क्या आप होश में हैं? ये क्या तरीका है बात करने का? कृति ने उसके हाथ झटकते हुए कहा, भाड़ में गया सब कुछ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अपना सामान उठाओ, ये मोबाइल, ये पर्स लो। उसने उसके हाथ में चीजें थमाते हुए कहा, जबकि कृति तो हक्का बक्का सी खड़ी थी। लेकिन कहाँ? हमारी शादी का फैसला सुनाने, दादी जी को और जो रिश्ता आया है उसे अस्वीकार करने के लिए। उसने मजबूती से कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आप जा सकते हैं यहां से। कृति ने जल्दी से नजरें चुराते हुए कहा, आखिर किसको धोखा दे रही हो तुम, मुझे या खुद को? क्या मैं नहीं जानता कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो? आर्यन गुस्से की हद तक पहुंच गया और अपने कंधे उसके कंधे के पास ले आकर उसे बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, आर्यन ठाकुर, कृति ने रोते हुए कहा, और ना ऐसी गलती कभी कर सकती हूं। आपके और मेरे बीच जमीन आसमान का फर्क है। आपके सारे जज्बात एक तरफा हैं, इस सफर में आप अकेले हैं। वो गुस्से और दर्द भरी आवाज में बोली, इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं। वो बेबस हो गया था। नहीं, कृति के जवाब पर वो लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटा था। माफी चाहती हूं ठाकुर साहब। उसने सर झुकाकर उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और फिर तेजी से कमरे से निकल गई, जबकि एक आंसू चुपचाप आर्यन की आंखों से टूटकर उसके गालों पर आया था। शिव और कृति का रिश्ता तय होते ही दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। आर्यन के दिल से ठाकुराइन अच्छे से परिचित हो चुकी थी, और इसीलिए वह हालात को और बिगड़ने का मौका दिए बिना जल्द से जल्द कृति को विदा कर देना चाहती थी। कृति अब ज्यादातर ठाकुराइन जी के साथ ही उनके कमरे में वक़्त गुजारती। वह हर काम उससे पूछकर कर रही थी। फर्नीचर, शादी के कार्ड, यहाँ तक कि ज्वेलरी भी उसकी पसंद से तैयार करवाई गई थी। इस सब के बावजूद वह बिल्कुल चुप किसी गहरे ख्यालों में डूबी रहती। कभी कभी ठाकुराइन जी को लगता है शायद आर्यन की तरह वो भी उसके साथ कोई जिद या नाराजगी पा रही है। कहीं कृति भी तो आर्यन को पसंद नहीं करती, यह सोच उन्हें बुरी तरह बेचैन कर जाती। लेकिन फिर सोचती कि इस रिश्ते के लिए तो खुद कृति ने ही रजामंदी दी है। यह सोचते हुए वह खामोश हो जाती। आर्यन सुबह सवेरे हवेली से निकलकर जाता और रात गए तक वापस लौटता था। वह अंदर से जैसे पूरी तरह टूट चुका था।
हर किसी ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका ठंडा अंदाज और आंखों की बेबाकी देखकर कोई उसके सामने बोल ही नहीं पाता था। हाय कैसी हो कृति? वो किसी काम से हवेली के पीछे की ओर आई थी। जब उसे एक अनजानी मर्दाना आवाज अपने करीब से सुनाई दी, वो घबराकर पलटी तो हैरान रह गई। शिव खड़ा था। आप यहाँ? शिव को हवेली में देखकर उसने हैरत से पूछा। हाँ, मॉम के साथ आया था आपकी कुछ चीजें देने, तो सोचा आपसे मुलाकात भी कर ली जाए। आखिर हमारी शादी जो होने वाली है, वो मुस्कुराते हुए बोला। उसकी नजरें कृति पर बुरी तरह टिकी हुई थीं। कृति खुद में सिमट गई। पता नहीं क्यों उसके बात करने और करीब आने के अंदाज में कृति के दिल में एक अजीब सी घबराहट उभर आई थी। मैंने शुरू से तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की की चाहत की थी कृति, और जब तुम्हें देखा तो जैसे मैं पागल हो गया था। अक्सर तन्हाई में तुम्हें सोचता हूं तो मेरे जज्बात बुरी तरह बहकने लगते हैं। तुम्हारी जुदाई में तो लगता है कुछ कर बैठूंगा। उसके एक एक शब्द से बेअदबी झलक रही थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी अभी कुछ भी नहीं लगती। तो प्लीज मुझसे इस तरह की बातें मत करें। कृति के माथे पर बल पड़ गए। अरे अभी बीवी नहीं हो तो क्या हुआ, बन जाओगी। दिन ही कितने रह गए हैं, अब कंट्रोल नहीं होता यार। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखते ही इंसान बहक जाए। वो बेहयाई से बोला। मैं तो ये सोचकर खुद को संभाल नहीं पा रहा कि शादी की पहली रात मेरा क्या हाल होगा, जब मैं तुम्हें उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कृति ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया। वो कुछ और भी कहना चाहती थी, मगर खुद को रोक गई। कृति का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल होने लगा था। मैं चलती हूँ, लगता है दादी जी मुझे आवाज़ दे रही हैं। बहाना बनाती हुई वह तेजी से उसके पास से गुजरकर हवेली के अंदर चली गई। अंदर उसकी होने वाली सास, सीमा जी, तारा बुआ, ठाकुराइन जी और गौरी जी बैठी हुई थीं। वे सब उसकी शादी के जेवरात और कपड़े फैला फैला कर देख रही थी। कृति को देखकर ठाकुराइन जी ने उसे पुकारा। बेटा कृति, इधर आओ। तुम्हारी सास चाहती हैं कि यह तुम्हें शॉपिंग लेकर जाएं और तुम्हारी पसंद से शादी का जोड़ा दिलवाएं। तुम क्या चाहती हो बेटा? कृति उनकी बात सुनकर कुछ पल खामोश रही, लेकिन ससुराल वालों के सामने वह सामान्य अंदाज में बोली, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। यह कहती हुई वह अपने कमरे में चली गई। सीमा जी ने पहली बार ऐसी लड़की देखी थी जो अपनी शादी के वक़्त इतनी उदास नजर आ रही थी। क्या कृति खुश नहीं है? सीमा जी ने पूछा। ठाकुराइन जी ने गहरी सांस लेकर कहा, अरे नहीं बच्ची, शुरू से ही ऐसी खामोश और संजीदा है। कृति की इजाज़त के बिना तो हमने एक जोड़ा तक नहीं खरीदा, फिर उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हम उसकी इजाज़त के बगैर कैसे कर सकते हैं? सीमा जी उनकी बात पर पहलू बदल कर रह गई। आहा, रुको बेटा, राजू से कहो गाड़ी निकाले। कृति और मुझे शहर जाना है। वह तेजी से बाहर निकल रहा था जब ठाकुराइन जी की आवाज़ सुनाई दी। राजू नहीं है, कहीं गया है और बाकी के नौकर भी जमीनों पर हैं। वह भारी ठंडी आवाज में बोला। उसकी बिखरी और टूटी फूटी हालत देखकर उसकी टूटी और बिखरी हुई हालत यह गवाही दे रही थी कि वह किस कदर अंदर से टूट चुका है। ठाकुराइन जी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। लेकिन जाना जरूरी है आर्यन, क्या तुम हमें शहर लेकर चलोगे? तारा हमारा इंतजार कर रही है, वो बोली, तो आर्यन उन्हें मना न कर सका। गाड़ी स्टार्ट करते हुए आर्यन की प्यासी निगाहें अचानक ही बैक मिरर पर गईं, जहां वह नजरें झुकाए बैठी थी। दिल जैसे एक बार फिर से उसे देखकर टूटने लगा था। उन्हें देखकर तारा और सीमा जी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह पहली बार अपनी ससुराल आई थी। माँ जी बहुत अच्छा किया, आप भी आ गई। तारा माँ को देखते हुए बोली, आर्यन भी आया है, बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। तुम लोग बताओ, कहाँ जाना है ड्रेस लेने? ठाकुराइन जी सांस लेने के लिए कुछ देर के लिए वहीं सोफे पर बैठ गई थी। अरे आर्यन, वो कैसे आ गया? वो तो जब से गांव का सरदार बना है, यकीन मानो हाथ ही नहीं आता ये लड़का। तारा हंसती हुई बोली, और फिर सब मिलकर खरीदारी के लिए निकल गए। वो लोग अभी गाड़ी से उतर रहे थे और कृति भी गाड़ी से उतर रही थी कि तभी कृति को अपने कान में आर्यन की सरगोशी सुनाई दी। सोचा नहीं था कृति कि वक़्त के साथ अपने ही इतना बदल जाएंगे। जिन पर मान होता है वह मान यकीन सब तोड़ जाते हैं। खैर जाओ, आज से तुम्हें अपने दिल के तमाम जज्बों और ख्वाहिशों से आर्यन ठाकुर ने आज़ाद कर दिया। लेकिन याद रखना, अब मुझ पर जिंदगी की हर खुशी हराम है। दर्द से कहता पल भर को नज़र भरकर उसे देखता गाड़ी से उतर गया।
कृति कितनी ही देर तक पत्थर बनी खड़ी वहीं खून के आंसू पीती रही। फिर उन्हें शॉपिंग करते हुए काफ़ी रात हो गई थी, जबकि कृति की सास जिद करने लगी कि वह लोग आज रात को उनके ही घर रुक जाए, सुबह होते ही निकल जाना। अरे अम्मा जी, हम पराए थोड़ी हैं, रुक जाए ना प्लीज़। अरे तारा, बात अपने पराए की नहीं है, कृति दुल्हन है, कल इसकी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ तारीख रखते ही दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती, अब शगुनी मानी जाती है। ये तो तुम्हारी जिद थी इसलिए कृति आ गई, वरना मैं इसे कभी न लाती। ठाकुराइन संजीदगी से बोली, अरे माँ जी, वो ज़माने गए जब ऐसी बातें मानी जाती थीं। अब तो दुल्हन दुल्हन शादी से पहले ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इस बार कृति की होने वाली सास बोली तो ठाकुराइन जी कुछ कहने ही वाली थी। अम्मा जी मान जाए ना, वो इतना कह रही है तो आर्यन अगर जाना चाहता है तो उसे भेज दें, सुबह राजू आ जाएगा। नहीं नहीं, फिर आर्यन भी यहीं रुकेगा, उसके आराम का इंतजाम करो, थक गया होगा, वह बहुत ही मुश्किल से कहीं आता जाता है। तारा और कृति की सास उन लोगों के आराम का इंतजाम करने के लिए उठकर खड़ी हुई। आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो सारा दिन वो दिमागी थकान का शिकार रहा था, कृति को देख देख कर, ऊपर से वो अब और रुकने का कह रहे थे। वो गुस्से से टहलता कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कृति काफी थकी हुई थी, इसलिए फौरन ही बेड पर लेटते ही सो गई थी। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, जबकि तारा अपने घर चली गई थी। रात के लगभग 2 बजे बज रहे थे जब शिव नशे में चूर लड़खड़ाता घर में दाखिल हुआ, जबकि कृति की सांस गुस्से से उसे देखकर बोली, शर्म करो शिव, अब तुम शादीशुदा होने वाले हो। इस तरह की हरकतें रहीं तो लोग तुम्हारे मुंह पर थू थू करेंगे। तुम्हारे ससुरालियों ने देख लिया तो रिश्ता टूट जाएगा, इज्जत की धज्जियां भी उड़ जाएंगी। सीमा जी गुस्से से बोली, उन्हें कैसे पता चलेगा? वो एकदम हंसते हुए बोला, तुम्हारी दादी, सास और होने वाली बीवी यहीं ठहरे हुए हैं, शॉपिंग करते हुए लेट हो गए थे, इसीलिए रुक गए। तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि तुम मीटिंग में हो। अब जाओ अपने कमरे में, सुबह अपने हुलिये को सही करके उन लोगों के सामने आना। सीमा जी कहती हुई अपने कमरे में चली गई, लेकिन शिव का नशे में डूबा दिमाग एक ही बात पर ठहर गया। होने वाली बीवी अपने कमरे में आता, शर्ट उतार कर फेंकता सिगरेट पीने लगा। उसका दिमाग और उसके अंदर की हवस उसे बार बार बहकाने लगी। नशा जब दिमाग पर चढ़ा तो उसे पागल करने लगा। वो धीरे से उठा, अपनी नशीली चाल चलता वह सारे रूम की चाबियां ढूंढकर कृति के रूम को ढूंढने लगा। उसके अंदाजे के अनुसार वह पहले ही पोर्शन में उसके कमरे तक पहुंच चुका था। ताला खोला तो सामने ही बेड पर कृति बिना दुपट्टे के बहुत ही आराम से बेखबर सो रही थी। उसे देखते ही शिव पर शैतानी सवार हुई। वो धीरे से अपनी होने वाली बीवी की तरफ बढ़ा। वही आर्यन, जो बेचैनी की वजह से जाग रहा था, अचानक कृति के शोर मचाती तेज आवाज पर घबराकर बाहर आता, उसके कमरे की तरफ भागा जहां से आवाजें आ रही थीं। जाओ यहां से, क्या कर रहे हो? कोई है, बचाओ! मुझे वो चिल्ला रही थी, तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा। अरे ऐसे क्यों रो रही हो, जैसे मैं कोई गैर हूं? शादी होने वाली है हमारी, बाद में भी तो यही सब कुछ मैं ही करूंगा, तो आज ही क्यों ना कर लें? वो शैतानियत से बोलता उसकी तरफ बढ़ा। तभी आर्यन दरवाजे को जोर से लात मारता हुआ अंदर आया। कृति अंदर का मंजर देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। शिव का हाथ कृति के मुंह पर था और वह बिना दुपट्टे के उसके सामने तड़प रही थी। आर्यन दीवाना सा होता आगे बढ़ा और एक जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारता चला गया। शिव तो आर्यन को देखते ही सदमे में चूर हो गया था। उसे नहीं पता था कि आर्यन भी घर में ही मौजूद होगा। वो उसे मारता जा रहा था। आज तक मैंने उसे कभी हाथ नहीं लगाया, कभी बुरी निगाह से नहीं देखा, और तूने उसकी इज्जत पर वार किया, मैं तेरी जान ले लूंगा। आर्यन जैसे पागल हो चुका था। आर्यन, क्या हो गया? क्यों मार रहे हो उसे? ठाकुर जी सीमा जी आवाजें सुनती हुई नंगे पैर भाग आई थीं, लेकिन कृति की हालत देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आस्तीन फटी हुई थी, बाल बिखरे और चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। ठाकुराइन जी तो कांप उठी थीं। दादी जी, मैं इस कुत्ते का खून पी जाऊंगा। इसने मेरी कृति की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं इसका वो हाल करूंगा कि इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी। आर्यन की आंखें और जिस्म के एक एक हिस्से से आग बरस रही थी। हाय मेरा बच्चा! सीमा जी जल्दी से आर्यन को शिव से अलग कर गई। शिव का चेहरा खून से भर चुका था।
आर्यन ने जल्दी से अपना कोट उतारा और कृति के वजूद पर डाला और उसे तड़प कर उठाता खुद के पीछे ऐसे छुपा गया कि कोई उसके अलावा उसे दूसरा देख ना सके। यह झूठ बोल रहा है, मैं तो सोने के लिए जा रहा था। तो ये इन दोनों की बातों की आवाज़ें मैंने सुनी। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो ये लॉक था। चाबियां लाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो ये दोनों छुप छुप कर रंगरलियां मना रहे थे। मुझे देखकर ये दोनों अब सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर थोप रहे हैं, जबकि कृति और आर्यन तो अपनी जगह जम गए थे। ठाकुराइन जी को अपना कमज़ोर सा शरीर गिरता हुआ महसूस हुआ। तौबा है लड़की के यह लक्षण, वो तो अच्छा हुआ। असलियत शादी से पहले नजर आ गई। न जाने दोनों ने हवेली में आपकी नाक के नीचे कितनी ही बार एक दूसरे के साथ सीमा जी अपने बेटे के गुनाह पर पर्दा डालते हुए बोली कि तभी ठाकुर जी की दहाड़ती हुई आवाज़ पर वो वहीं दुबक गई। बस बहुत हुआ सीमा, अपनी ज़बान को लगाम दो। जानती हो तुम किसकी परवरिश पर उंगली उठा रही हो? मेरी ठाकुराइन जी की आवाज़ में गरज थी। ये 2 टके की लड़की ना जाने किसका गुनाह है। आपको इस पर यकीन है, मुझ पर नहीं। और तभी ठाकुराइन जी का हाथ उठा और सीमा जी के मुंह पर एक निशान छोड़ गया। 2 टके की मेरी बेटी नहीं, बल्कि तुम्हारा बेटा है। ये किसी का गुनाह नहीं, बल्कि मेरे अच्छे कर्मों का फल है। और देखो, तुम जैसे घटिया लोगों का चेहरा मेरे भगवान ने कैसे दिखा दिया। मेरी बच्ची की इज्जत, उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मुझे अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है। सीमा, अगर यह गुनहगार होते तो अपनी मोहब्बत को मेरे फैसलों पर कुर्बान न करते। अगर इन्होंने तो मेरी इज्जत की खातिर अपने इश्क, अपने दिल को जला लिया, खुद को फना कर दिया, लेकिन कभी गुनाह नहीं किया। तुम्हारे बेटे का किरदार साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त वह नशे में है। उन्होंने नफरत से शिव को देखते हुए कहा, आज और अभी मैं अपनी बच्ची का रिश्ता तुम लोगों से तोड़ती हूँ। कहाँ है मेरी बच्ची के सुहाग का जोड़ा? उनकी बात पर सीमा जी और शिव दंग रह गए और तभी उनकी नज़र कृति के कमरे के टेबल पर रखे शादी के जोड़े पर गई थी। वो आगे बढ़ी और जोड़ा हाथ में उठाए हुक्म सुनाती हुई बोली, आर्यन, 500 का है यह जोड़ा, तुम अभी इनके मुंह पर इससे ज्यादा रकम मारो। मेरी बच्ची का पहला शगुन है, यह इसके सुहाग का जोड़ा, इसे छोड़कर नहीं जा सकती। यह जोड़ा मैं अपनी शादी के दिन ही पहनूंगी। आर्यन ने ठाकुर दादी को देखा, फिर जेब से एक गड्ढी निकालकर कृति के सर से घुमाता हुआ उन माँ बेटे के मुंह पर मार दी। सीमा जी मुंह खोले बोली, शादी? हाँ, शादी इन्हीं की शादी जो एक दूसरे के लिए बने हैं, जिनका रोशन किरदार बहुत मजबूत है। वही मेरा आर्यन, जो गांव का ठाकुर होकर भी मोहब्बत के दरबार में भिखारी बनकर अपनी मोहब्बत की भीख मांगता रहा। लेकिन मेरी मासूम बच्ची ने कभी अपनी हद लांघने की कोशिश नहीं की। और फिर उस रात वापस आते ही उन्होंने दोनों की शादी बड़ी ही सादगी से करवा दी। कृति तो दादी जी के सीने से लगती फूट फूट कर रो पड़ी थी। यह देखकर सबकी आंखें भीग गईं। आर्यन, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट ही जैसे गुम हो गई थी, आज उसके चेहरे की हंसी देखकर सबके चेहरे खिल उठे थे। दुल्हन बनी ऊपर से नीचे तक सजी, आज वह बहुत हसीन लग रही थी। उसके कमरे में पूरे हक से बैठी उसका इंतजार करते, जैसे उसे इस पल अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके भगवान ने कितनी खूबसूरती से उसे उसकी मोहब्बत दे दी थी, जिसका नाम लबों पर लाते हुए भी वह डरती थी। उसकी तड़प याद करते कृति के पसीने छूटने लगे। आज न जाने वह किस तरह उसके साथ पेश आएगा। आगे के पलों का सोचकर ही उसे डर लग रहा था। तभी कोई दरवाज़ा खोलकर धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। कृति का सर शर्म से और झुक गया। ज्यादा मत झुको, कहीं कमर में लचक ही ना आ जाए तो मेरी हसीन रात के सपने धरे के धरे रह जाएंगे। वो शरारत से कहते उसकी गोद में सर रख गया, ऐसे कि कृति आर्यन पर झुकी हुई थी। दोनों की निगाहें मिली तो कृति का दिल धड़कने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कृति, जिस दुआ को मैंने नादानी से अपने भगवान से मांगता रहा हूँ, आज वो इतने हसीन रूप में पूरी होती मेरे सामने बैठी है। आंखों में कई हसीन जज्बे लिए वो उसके मेहंदी से रचे हाथों को अपने होंठों से लगाता हुआ बोला, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा ठाकुर आर्यन, कि जिसे मैं रातों को उठकर अपने भगवान से मांगती रही, वो मेरा जीवन साथी, मेरा रक्षक बनकर मुझे यूं मिल जाएगा। मैं सारी जिंदगी अपने भगवान का जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। भीगी आंखों से वह बहुत प्यार से अपनी मोहब्बत का इजहार कर गई थी। तो वहीं आर्यन करंट खाकर उछल पड़ा और जल्दी से उठकर बैठता, उसे हैरान नज़रों से देखने लगा। इसका मतलब तुम भी मुझसे मोहब्बत करती थी?
मैं इस सफ़र में अकेले नहीं था। मतलब तुमने भी मुझे दुआओं में मांगा था। आर्यन का दिल तो आज खुशी से झूम रहा था। कृति हल्का सा हंसकर सर हिला गई तो वो शॉक्ड होकर उसे अपनी तरफ खींचता सीने से लगा गया। हमेशा तुमने मेरी मोहब्बत को झुठलाया, लेकिन आज कहाँ भागोगी? आज मेरी शिद्दतों को रास्ता मिला है। आज फरार की कोई गुंजाइश नहीं। उसकी खुमार में डूबी आवाज पर कृति धीरे से आगे बढ़ती हुई खुद ही उसके हवाले खुद को कर देती है। आर्यन उसके लाल होंठों पर झुकता अपने नशीले होंठ रखकर जैसे सब कुछ भूल गया। उसकी तड़प, उसका जुनून, पल भर में कृति के होश ठिकाने लगा गया। आर्यन की बढ़ती शिद्दतों ने पल में उसकी सांसें फुला दीं। वो गहरी सांसें लेती अभी संभली भी नहीं थी कि आर्यन के होंठों ने गर्दन और फिर जिस्म के हर नाजुक हिस्से पर तेजी से अपना स्पर्श बिखेरना शुरू कर दिया। ऊपर से उसके हाथों की हरकतें भी उसे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंचा रही थीं। कृति का तो शर्म से बुरा हाल था। वह इतना रोमांटिक होगा, कृति को अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे गुजरती रात उनके मिलन पर मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।